सलाम। बस मैं कुछ बेसिक रूल बता रहा हूँ, फिर करवाता हूँ।
ये रूल है जिस पे हमने सारे कल क्वेश्चन करने थे। जो भी ऑक्सीडेशन नंबर को बोलते हैं फॉर्मल चार्ज, ज़ाहिरी चार्ज। ये कोई रियल चार्ज नहीं होता। हम किसी भी कंपाउंड के अंदर मौजूद एटम्स को चार्ज असाइन कर देते हैं, वो कहलाता है उसका ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर इज अ फॉर्मल चार्ज और अ पेरेंट चार्ज ऑन एन एटम इन अ कंपाउंड। जैसे सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर सल्फ्यूरिक एसिड में क्या है, +6 है। अब हम इस ऑक्सीडेशन नंबर निकालते कैसे हैं, इन रूल्स को फॉलो करते हुए। रूल नंबर 1 कहता है कि जो फ्री एलिमेंट होता है, फ्री स्टेट में कोई सा भी एलिमेंट होगा, उसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, हमेशा 0। चाहे सिंगल एटम हो चाहे डायटोमिक हो, उसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, 0। सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कंपाउंड इज ऑलवेज इक्वल टू 0। जितना प्लस का उतना माइनस का, जितना प्लस का +2 -2 कैंसिल। इन पॉलीएटॉमिक आयन द सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर इक्वल टू चार्ज ऑन आयन। अभी पॉलीएटॉमिक आयन पे चार्ज लिखा हुआ है, इसके ऑक्सीडेशन नंबर को सॉल्व करेंगे तो -2 बच जाएगा। कैसे बचेगा, 2 4 ज़ा 8, 8 में से 6 निकालें, 2 4 ज़ा 8, 8 में से 5 निकालें। यहाँ ऐसा नहीं था, यहाँ नेट चार्ज क्या था, 0। इन अ कंपाउंड मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम गेट नेगेटिव चार्ज। इन दोनों में ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव क्लोरीन है, -1 है। इन दोनों में ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हाइड्रोजन है, -1 है। यहाँ हाइड्रोजन क्या था, +1। ClF में फ्लोरीन -1 है, क्लोरीन +1 है। यहाँ क्लोरीन -1 हो गया। ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, यहाँ ये कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है। कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, +4। मीथेन में कार्बन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, हाइड्रोजन से -4। कुछ एलिमेंट के ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा फिक्स रहेंगे। फर्स्ट डे वालों का +1 रहेगा हमेशा, सेकेंड वालों का +2 रहेगा, थर्ड डे वालों का +3। कुछ ऑक्सीडेशन नंबर वेरी करेंगे, जैसे ऑक्सीजन का ज़्यादातर -2 होता है, हाइड्रोजन का ज़्यादातर +1 होता है, हेलोजन का ज़्यादातर -1 होता है, क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन से वाई, फ्लोरीन का हमेशा -1 है। अब मैंने जब आपको ये सवाल दिया कि ऑक्सीडेशन नंबर मैंगनीज का निकालें इस KMnO4 में, तो आपको इस Mn के अलावा देखना था क्या है, पोटाशियम, और क्या है, पोटाशियम ये लिखा हुआ +1, ऑक्सीजन ये लिखा हुआ। तो मैंने इन दोनों का ऑक्सीडेशन नंबर पुट कर दिया, -2 +1, 4 2 ज़ा 8 +1, उसको वहाँ शिफ्ट कर दिया, सॉल्व कर लिया। जिसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है उसके अलावा बाकी सबका आपको मालूम होना चाहिए, उसके बगैर नहीं निकलेगा। ठीक है, जैसे बता दो, जी कितने एलिमेंट्स हैं, ऑक्सीजन कितने हैं, ब्रोमियम कितने हैं, पोटाशियम कितने हैं, पोटाशियम का +1, इसका मालूम करना है, इसका -2, 7 2 ज़ा 14, इसका मालूम करना है, इसका +2, वहाँ शिफ्ट कर दें, -14 वहाँ जाके +14, +2 वहाँ जाके -2, 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई करें, यहाँ के डिवाइड करेगा, ऐसे निकलेगा। Find oxidation number of carbon in C6H12O6। कार्बन का निकालना है, हाइड्रोजन +1, ये -2, प्लस का 12,
माइनस का 12 प्लस 12 माइनस 12 कैंसिल, 6 मल्टीप्लाई कर वहाँ जाके क्या करेगा डिवाइड, 0 डिवाइडेड बाई 6 इज इक्वल टू 0। गुड, वेरी गुड, शर्म कर ले। 0 से डिवाइड करते हैं तो इन्फिनिटी होता है, 0 को डिवाइड करते हैं तो इन्फिनिटी नहीं होता। अगर 0 नीचे होता तो इन्फिनिटी होता। लिखें जल्दी, नोट करें। सोकर क्या है? वाटर पार्क? कौन से हैं? यहाँ पे भी वाटर पार्क है कोई? स्विमिंग पूल होगा। स्विमिंग पूल को वाटर पार्क से मैच कर दिया आपने। तो कब से गए हुए थे? कैसा था पानी? ऐसे होते हैं बच्चे, पेपर अलग चल रहे हैं, एंट्री टेस्ट सर पर है, टाइम है नहीं, लेकिन वाटर पार्क लाजमी जाना है। हो सकता है बंद, हो सकता है बंद हो जाए वाटर पार्क बाद में, फिर कैसे जाएंगे? क्या हो गया? कौन सा चार्ज निकालना है? -11? -11 कैसे आएगा? -8 में जाएगा +8। इसका आंसर यही है, क्योंकि ये डायहाइड्रोजन जो फॉस्फेट है ना, डायहाइड्रोजन फॉस्फेट, इसका इस पूरे का चार्ज होता है -1। डायहाइड्रोजन फॉस्फेट का पूरे का चार्ज कितना है? -1। अच्छा, इसलिए कैल्शियम के साथ ये कितने थे? 2 इसलिए थे क्योंकि कैल्शियम का खुद का चार्ज +2 है, ये 2 का -2 है। तो आपने कैल्शियम को निकाल दिया, अब आप सिर्फ इसमें से फॉस्फोरस निकालना है। इसका नेट चार्ज क्या है? 2 हाइड्रोजन, 1 फॉस्फोरस, 4 ऑक्सीजन, नेट चार्ज -1। ये लिखा। -8 +2, -8 उधर जाएगा +8, +2 उधर जाएगा -2, ठीक बचेगा है। जहाँ पे भी PO4 आ जाए, फॉस्फोरस का चार्ज +5 है PO4 में, सही है। ऐसे निकलता है ऑक्सीडेशन नंबर। मिटा दूं? हाँ, अब मैं आपको दे रहा हूँ, आप निकाल के बताएं, नहीं तो और कब निकालेंगे।
FnOF2. अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है? ठीक है सर। ये एक मेरा बच्चा है मोहम्मद आया, अब ये यहाँ से अभी 2 बजे निकलेगा और आपको पता है कितनी गर्मी है, हीट स्ट्रोक चल रहा है। तो मैं ये कह रही थी कि अगर शाम वाली शिफ्ट में उसको जगह मिल सकती है तो आप प्लीज़ उसको दिलवा दें शाम वाली शिफ्ट में, क्योंकि ये अभी निकलेगा यहाँ से 2 बजे, फिर वहाँ 3 बजे पहुँचेगा। बहुत ज़्यादा गर्मी है, कोई मतलब बच्चे भी नहीं है साथ के, वेन सर्विस लगवा दें, क्योंकि सब इंडिकेट के बच्चे हैं यहाँ से। सर प्लीज़ थोड़ी कर दें, अगर इसको सेकंड शिफ्ट में जगह मिलती है तो वो प्लीज़ करवा दें। Done? हो गया क्लोरीन का +1 आपने देखा है -1 फर्स्ट वाले का क्लोरीन का, सेकंड का, थर्ड में -1 है। OF2 का, OF2 में फ्लोरीन का। मैं कैल्शियम का तो पूछा ही नहीं आपसे, हाइड्रोजन का पूछा है।
बताता हूँ। हाँ भाई, कर लें, बताता हूँ सब। हो गए? हाँ, -1। अब देखिए बेटा, मैंने इसी वजह से, आपकी वजह से अभी तक जो है ना, रूल बेटाया नहीं है। रूल इसका आपने सही निकाला, इसका निकलेगा +1। सही है? मैंने क्या लिखा हुआ है, देखिए क्या लिखा हुआ है। मैंने लिखा हुआ है फ्लोरीन। फ्लोरीन का हमेशा -1 होगा। पोटाशियम, अभी तो बताए, रूल लिखे में, रूल भी नहीं बिठाए मैंने। फिर आपने फर्स्ट वालों का +4 +2 कैसे निकाल दिया? जब मैंने लिख दिया कि उसका तो चेंज होगा ही नहीं, तो फिर कैसे निकल गया? तो मैंने ये भी तो बताया कि नहीं बताया? इसीलिए देखिए मैंने मेंशन किया है, वेरिएबल किसके, इनके वेरिएबल है, इसके क्या है? मैं आपको बताता हूँ। ऑक्सीजन का -1 Na2O2 में, KO2 में ऑक्सीजन का -½ Na2O2 में ऑक्सीजन का -1। OF2 में ऑक्सीजन का +2। सही है? जहाँ ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -1 होता है, इनको बोलते हैं पेरोक्साइड्स। क्या बोलते हैं? इसका पूरा नाम है सोडियम पेरोक्साइड। जहाँ ऑक्सीजन का -½ होता है, उसको बोलते हैं सुपर ऑक्साइड।
इसमें तो हाइड्रोजन का क्या निकलेगा, -3। सही है, मिटा दो। दो प्रोसेस हैं, एक ऑक्सीडेशन का प्रोसेस, एक है रिडक्शन का प्रोसेस। एक है ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन का मतलब क्या है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का ऐड होना। कैसे, कार्बन में ऑक्सीजन ऐड हो गया, आप बोलेंगे कार्बन ऑक्सीडाइज हो गया, ऑक्सीजन ऐड हो गया, कार्बन ऑक्सीडाइज हो गया। रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, इसमें कितने ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन क्या हो गया, रिमूव, रिडक्शन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, रिडक्शन। रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का रिमूव होना, ऑक्सीडेशन। पहले कितने हाइड्रोजन थे, कितने रह गए, हाइड्रोजन रिमूव हो गया, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, ऑक्सीडेशन। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, पहले इसके पास हाइड्रोजन कितने थे, अब कितने हो गए, हाइड्रोजन ऐड हो गया, रिडक्शन। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, सोडियम ने अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, इसका मतलब ऑक्सीडेशन हो गई इसमें, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया, इसका मतलब रिडक्शन हो गई इसमें। इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर अगर किसी का बढ़ जाए, जैसे आयरन का +2 था, +2 से +3 हो गया, इसका मतलब ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ गया, ऑक्सीडेशन। डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, Mn+7 से Mn+2 हो गया, ऑक्सीडेशन नंबर कम हो गया, रिडक्शन। अभी दोनों डेफिनेशन अपोजिट है, देखें जो चीज ऑक्सीडेशन में हो रही है रिडक्शन में उससे अपोजिट हो रही है, सही है। अब आप मुझे बताइए कौन सा प्रोसेस है,
जी 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 ऑक्सीडेशन कैसे? ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ गया है। FeCl2 में क्लोरीन प्लस आयरन +2 है, FeCl3 में आयरन +3 हो गया, ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ गया। कैसे निकालेंगे ऑक्सीडेशन नंबर? माइनस उधर जाके बढ़ गया ऑक्सीडेशन नंबर, इसका मतलब ऑक्सीडेशन। लाइट आ गई? हाँ, इसको बिठा दो। जी रॉक्स है, आप बताएं। सोडियम ऑक्सीडेशन किस में हो रही है? सोडियम में। सोडियम का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है? +1। अब क्या हो गया वहां जाके? हाँ, वहां जाके क्या हो गया? जीरो था, क्यों? फ्री स्टेट में जीरो होता है। सोडियम फ्री स्टेट में था तो जीरो था, सोडियम ने कंपाउंड बना लिया तो +1 हो गया। तो ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ गया, कम हो गया? इसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन। क्लोरीन का क्या है? फ्री स्टेट में क्या होता है? ऐसा रिएक्शन कहलाता है रिडॉक्स। रिडॉक्स मतलब जिसमें ऑक्सीडेशन भी हो रही है और रिडक्शन भी हो रही है। सोडियम क्या हो रहा है? ऑक्सीडाइज। क्लोरीन क्या हो रहा है? रिड्यूस। सही है।
चले अब बताएं इसमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्लोरीन है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट किसको बोलते हैं? जो दूसरे को ऑक्सीडाइज कर दे, अपने साथ वाले को ऑक्सीडाइज कर दे। तो क्योंकि ऑक्सीडाइज हो कौन रहा है, तो उसको कौन करेगा? इसी तरीके से रिड्यूसिंग एजेंट कौन है? तो अब आप इसको इस तरह से याद रखें कि जो खुद ऑक्सीडाइज होगा वो रिड्यूसिंग एजेंट, जो खुद रिड्यूस होगा वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। क्योंकि जो खुद ऑक्सीडाइज होगा वो अपने साथ वाले को रिड्यूस करेगा, और जो खुद रिड्यूस होगा वो अपने साथ वाले को ऑक्सीडाइज करेगा। तो सोडियम खुद क्या हो रहा था? ऑक्सीडाइज। तो अपने साथ वाले को क्या करेगा? रिड्यूस। क्योंकि एजेंट क्या होता है? एजेंट किसको बोलते हैं? एजेंट बोलते हैं जो दूसरे के लिए काम करे। तो रिड्यूसिंग एजेंट मतलब जो दूसरे को रिड्यूस करे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब जो दूसरे को ऑक्सीडाइज करे। भाई एजेंट से वास्ता पड़ा है आपका कभी? कौन से एजेंट से वास्ता पड़ा है? प्रॉपर्टी वाला एजेंट। वो आपके लिए घर ढूंढेगा, मकान आपको दिलाएगा रेंट पर खरीद कर। ट्रेवल एजेंट होता है, आपके लिए ट्रेवलिंग अरेंज करेगा। तो एजेंट बेसिकली दूसरे का काम करता है। या जैसे आपने किसी की सुपारी दे दी, इसको मरवाना है, तो अभी आप एजेंट हायर करेंगे, भाई इसको मार दो, पैसे दो उसको मार दो। अब वो अपने लिए नहीं मार रहा, आपके लिए मार रहा है। ठीक है। अब बताएं सोडियम 0 से +1 हो गया, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन का लॉस या गेन हुआ है? हाँ, सोडियम 0 से +1 हो गया, इसने कितने इलेक्ट्रॉन लूज या गेन किए? एक को लूज किया है, एक को लूज किया है। जो कह रहे हैं एक को लूज किया है रेज योर हैंड्स। जो कह रहे हैं एक को गेन किया है रेज योर हैंड्स। गेन किया है। और क्लोरीन ने? गेन ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। अब आप बताएं इस रिएक्शन में सबसे पहले ऑक्सीडेशन किस में हो रही है? हाँ, किसमें ऑक्सीडेशन हो रही है? FeSO4 में ऑक्सीडेशन हो रही है, आयरन में। प्रोडक्ट रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में होती है ना, सिर्फ प्रोडक्ट में थोड़ी होती है। मैंगनीज में ऑक्सीडेशन हो रही है। ये बोले आयरन में हो रही है, आप बोले मैंगनीज में हो रही है। दोनों ऑक्सीडाइज हो रहे हैं। चलें देखते हैं मैंगनीज का ऑक्सीडेशन नंबर।
ये जो SO4 है ना, SO4 सल्फेट, इस पूरे सल्फेट का चार्ज होता है -2, तो जो इसके साथ जुड़ा होगा उसका चार्ज क्या होगा, +2, जब भी तो कंपाउंड है। दूसरे वाले में देखें, उसमें आयरन कितने, 2, सल्फेट कितने, 3, नेट चार्ज क्या होगा, 0। सल्फेट का चार्ज क्या होता है, -6, -6 को वहां ले जाए, 2 इधर मल्टीप्लाई करा जाके, आयरन यहाँ +3 हो गया, यहाँ +2 था। अच्छा चलिए अब बताएं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा है, ये जिसमें रिडक्शन होती है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा है, बताएं आयरन में, सॉरी मैंगनीज में कितने इलेक्ट्रॉन का लॉस या गेन हो रहा है, 5 इलेक्ट्रॉन लूज किए गेन किए, जो कह रहे हैं गेन किए रेजोरेंट्स, जो कह रहे हैं लूज किए। रिडक्शन में इलेक्ट्रॉन लूज होते हैं गेन होते हैं, रिडक्शन हो रही तो गेन हो, तो +7 का मतलब 7 लूज किए हुए, +2 का मतलब 2 लूज किए हुए, का मतलब 5 गेन कर लिए। आप इसे पहचानेंगे, रिडक्शन है तो क्या करेगा, लॉस। इसमें क्या हुआ है, सही है। इस रिएक्शन को नाम देते हैं रिडॉक्स रिएक्शन, रिडॉक्स। मिटा दो, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, गैल्वेनिक सेल, क्या फर्क है दोनों में, जी इलेक्ट्रोलाइटिक सेल और गैल्वेनिक सेल में क्या फर्क है, देखें इलेक्ट्रोलाइटिक सेल
इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, और गैल्वेनिक सेल केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करता है। गैल्वेनिक की एग्जांपल बैटरी, गैल्वेनिक की एग्जांपल बैटरी। बैटरी का काम क्या है? इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करती है। किसकी मदद से? केमिकल्स की मदद से, जो उसमें केमिकल। तो किस किस सेल में आएगी बैटरी? गैल्वेनिक। इसका रिएक्शन होता है नॉन स्पॉन्टेनियस, गैल्वेनिक का होता है स्पॉन्टेनियस। नॉन स्पॉन्टेनियस मतलब खुद ब खुद। बैटरी खुद ही इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करती है, आप थोड़ी करवाते हैं। बैटरी अगर चार्ज हुई हुई है, आप उससे सिर्फ 2 तार कनेक्ट करें, वो चीज़ चलना शुरू हो जाएगी। इसका मतलब वो खुद ब खुद रिएक्शन कर रही है। इलेक्ट्रोलाइटिक नॉन स्पॉन्टेनियस करता है, जब तक उसको इलेक्ट्रिक सोर्स से कनेक्ट करेंगे चलता रहेगा, जैसे इलेक्ट्रिक सोर्स से निकालेंगे रुक जाएगा। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल को मुस्तकिल सप्लाई चाहिए एनर्जी की, वो एनर्जी के बगैर काम नहीं करता। इसका मतलब उसका रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस है, खुद से नहीं होता। जब तक एनर्जी दे रहे हैं तो होगा, एनर्जी देना छोड़ देंगे तो रुक जाएगा। जबकि जो गैल्वेनिक है वो खुद ही काम करेगा, आपको उसको किसी सोर्स से कनेक्ट करने की जरूरत नहीं है। बैटरी चार्ज यहाँ रख दें, वहाँ रख दें, ऊपर रख दें, कहीं भी रख दें, खुद ही इलेक्ट्रिसिटी देती है। गैल्वेन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में कैथोड होता है नेगेटिव, और एनोड क्या होता है? गैल्वेनिक सेल में क्या होगा? कैथोड। हाँ, दोनों में फर्क है। इसमें कैथोड पॉजिटिव है, इसमें नेगेटिव है, इसमें एनोड पॉजिटिव है, इसमें नेगेटिव है। अब हम पहले डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल।
ये इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है। देखें, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में ये सेल है, इसके अंदर दो मेटेलिक प्लेट्स लगी हुई हैं, और मेटेलिक प्लेट्स को क्या नाम देते हैं? इलेक्ट्रोड्स। इसमें से नेगेटिव प्लेट को क्या बोलते हैं? पॉजिटिव को, क्योंकि कौन सा सेल है? सही है। फिर बीच में एक इलेक्ट्रोलाइट है। इलेक्ट्रोलाइट क्या है? एनी एसिड बेस और सॉल्ट विच डिकम्पोज इन अ सॉल्यूशन टू कंडक्ट इलेक्ट्रिक करंट, जो डिकम्पोज होकर करंट को पास करेगा। इलेक्ट्रोलाइसिस क्या होगा? अ प्रोसेस इन विच बाय पासिंग इलेक्ट्रिसिटी आयन माइग्रेट टूवर्ड्स इलेक्ट्रोड्स एंड डिस्चार्ज देयर सेल। अब देखें, जैसे इसको बैटरी से कनेक्ट करेंगे तो बताएं कैटाइन किसकी तरफ जाएगा? कैथोड एनोड? कैटाइन एनोड की तरफ जाएगा पक्का। पॉजिटिव पॉजिटिव की तरफ चला जाएगा। वहां जाके इलेक्ट्रॉन लूज करेगा गेन। जो ऑक्सीडेशन हुई, रिडक्शन। ये इलेक्ट्रोलाइटिक का प्रोसेस है पूरा। अब देखें कौन से केमिकल बने? क्लोरीन गैस। और क्या बना? हमने क्या लिखा था, क्या करता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी को इस्तेमाल किया, केमिकल बना ली। और रिएक्शन कौन सा है ये? कब तक चलेगा? जब तक बैटरी से कनेक्ट रखेंगे। जिस स्टेज पर बैटरी से डिस्कनेक्ट करने बंद हो जाएगा। तो ये नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है। प्रोसेस का नाम है इलेक्ट्रोलाइसिस, जिसमें हमने मेटेलिक प्लेट्स ली, उनको बैटरी से कनेक्ट कर दिया। एक को बैटरी के नेगेटिव से, उसको हमने कह दिया कैथोड है। जिसको बैटरी के पॉजिटिव से किया, उसका नाम एनोड है। फिर एक इलेक्ट्रोलाइट डाल दिया। इलेक्ट्रोलाइट कोई एसिड भी हो सकता है, बेस भी हो सकती है, सॉल्ट भी। उसकी मौजूदगी में करंट पास होगा। जैसे बाजार से जो बैटरी लेते हैं उसमें इलेक्ट्रोलाइट कौन सा होता है? सल्फ्यूरिक एसिड। बाजार में जो बैटरी अवेलेबल है, जो हम आमतौर पे कार के में इस्तेमाल करते हैं, यूपीएस में आम बैटरी जो है, उसमें केमिकल होता है सल्फ्यूरिक एसिड। ड्राई वाली में अलग होता है।
पानी वो उसकी ग्रेविटी सही करने के लिए पानी डालते हैं उसमें। जब पानी उड़ जाता है सारा, कम हो जाता है, तो पानी डाल देते हैं हम उसमें ताकि दोबारा पानी। सल्फ्यूरिक एसिड का सोल्यूशन है ना वो, पानी और सल्फ्यूरिक एसिड का मिक्सचर है। तो पानी तो पहले से उसमें था, बैटरी चल चल के पानी एवोपरेट हो जाता है, बैटरी का पानी कम हो जाता है। अब पानी कम हो जाता है तो सिर्फ क्या बचता है, सल्फ्यूरिक एसिड। प्योर सल्फ्यूरिक एसिड करंट पास नहीं करेगा, डाइल्यूट करेगा। डाइल्यूट के लिए क्या करना है, पानी डालेंगे उसमें। अब आप पहले तो आप खुद ही घर पे पानी डाल के सेट कर लेते, एक वक्त ऐसा आता है उससे सेट नहीं होती, फिर आप लेके जाते हैं उसको दुकान पर। अब वो पूरा सल्फ्यूरिक एसिड और वाटर का जो रेशियो रिक्वायर्ड है ना, उस रेशियो में सोल्यूशन चेंज करता है उसका पूरा, फिर दोबारा बैटरी सही हो जाती है। सही है। इस पूरे सेल का नाम है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। जो प्रोसेस हो रहा है उसका नाम है इलेक्ट्रोलाइसिस। जो मेटेलिक प्लेट्स होती हैं बैटरी के अंदर, प्लेट्स होती है ना, कौन सी प्लेट होती हैं बैटरी में, किस मटेरियल की, हाँ, जिंक प्लेट होती है। किसकी, जिंक की प्लेट्स होती हैं। जो आम बैटरी है उसमें जिंक की प्लेट्स हैं। आप जो बार बार लिथियम बैटरी कह रहे हैं एडवांस टेक्नोलॉजी है, वो अलग कैटेगरी है, उसका उसका इलेक्ट्रोलाइट भी अलग होगा। हम जो बात कर रहे हैं वो नॉर्मल बैटरी, उसके अंदर ऐसा होगा। अब करेंगे गैल्वेनिक सेल। अगर भाई मोबाइल रख दे तेरे, कौन से तेरे जरूरी मैसेजेस हैं खत्म ही नहीं हो रहे।
हो गया। galvanic cell. Galvanic consists of two half cell. इसमें दो हाफ सेल है। ये कंप्लीट सेल था। इसको कंप्लीट सेल क्यों कह रहे हैं, उसको हाफ सेल क्यों कह रहे हैं? क्योंकि उसमें दोनों इलेक्ट्रोड एक ही सेल में लगे हुए थे। इसमें एक सेल में एक इलेक्ट्रोड है, दूसरे सेल में दूसरा इलेक्ट्रोड है, तो ये हाफ सेल है, वो भी हाफ सेल है। अब इसमें एक सेल में जिंक का इलेक्ट्रोड लगा हुआ है, दूसरे में कॉपर का इलेक्ट्रोड लगा हुआ है। तो गैल्वेनिक सेल के लिए शर्त है कि उसमें जिस मेटल का इलेक्ट्रोड होगा उसी के सॉल्ट का सोल्यूशन होना चाहिए। जैसे अगर हमने जिंक का इलेक्ट्रोड लगाया है तो सोल्यूशन किसका है? अगर हमने कॉपर का इलेक्ट्रोड लगाया है तो सोल्यूशन किसका है? सोल्यूशन का मतलब है कि वो अपने आयंस के अंदर टूटा हुआ है। जैसे जिंक सल्फेट जब सॉलिड फॉर्म में था, सॉलिड, हमने इसको बनाया, डिसॉल्व किया वाटर में, तो इसने अपने आयन बना लिया जिंक आयन। अब ये कहलाएगा एक्वस। और क्या बना लिया? सल्फेट आयन। ये क्या कहलाएंगे? एक्वस। कॉपर सल्फेट सोल्यूशन जब हमने बनाया तो कॉपर सल्फेट था सॉलिड फॉर्म में, जब हमने इसको वाटर में डिसॉल्व किया तो इसने कॉपर आयन बना लिया एक्वस, और सल्फेट आयन बना लिया एक्वस। अब आप देख लें इसमें कौन कौन से आयन है? इसमें कौन से? जिंक और सल्फेट। जिस मेटल का इलेक्ट्रोड है उसी का सॉल्ट है, जिस मेटल का इलेक्ट्रोड है उसी का सॉल्ट है। जैसे हम इन दोनों इलेक्ट्रोड को कनेक्ट करेंगे तो उसके दो कनेक्शन है, एक एक्सटर्नल कनेक्शन वायर के थ्रू, एक्सटर्नली वायर के थ्रू, और इसके बीच में लगा हुआ है पोटेंशियोमीटर जो इसका वोल्टेज बताएगा कितना करंट फ्लो कर रहा है। और एक इंटरनल कनेक्शन है, वो किसके थ्रू है? सॉल्ट ब्रिज। सॉल्ट ब्रिज क्या है? पोटाशियम क्लोराइड का बना हुआ है। कैसा मटेरियल है? नेचर के हिसाब से पोरस है। पोरस मतलब इसमें पोर्स है, पोर्स मतलब होल्स। अब जैसे हम जिंक और कॉपर को कनेक्ट करेंगे तो जिंक और कॉपर के दरमियान टग ऑफ वॉर स्टार्ट हो जाएगी। टग ऑफ वॉर मतलब खींचातानी। कॉपर कोशिश करेगा कि जिंक से इलेक्ट्रॉन खींच ले, जिंक कोशिश करेगा कॉपर से खींच ले। इनमें से जो पावरफुल होगा वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेगा और दूसरे को इलेक्ट्रॉन को लूज करना पड़ जाएंगे। तो कॉपर और जिंक में से कॉपर पावरफुल है, तो कॉपर इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा, जिंक को इलेक्ट्रॉन लूज करना पड़ेंगे। अब जिंक इलेक्ट्रॉन लूज कहां से करेगा? यहां से। ये जिंक जो इलेक्ट्रोड है किस फॉर्म में?
सॉलिड स्टेट में, सॉलिड। तो ये जो जिंक का सॉलिड स्टेट में ये क्या करेगा, ये अपने इलेक्ट्रॉन, अभी ये सॉलिड स्टेट में, ये इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा। लूज करने के बाद ये चला जाएगा सॉल्यूशन में, एक्वस। यहाँ से जिंक का सॉलिड एटम निकलेगा और ये सॉल्यूशन में आ जाएगा। इसने क्या चीज लूज की है, वो इलेक्ट्रॉन मूव करते हुए यहाँ आएंगे, यहाँ पहुंच गए। अब इस इलेक्ट्रॉन को कौन गेन करेगा, कॉपर का एटम या कॉपर का आयन? आयन गेन करेगा, एटम को तो जरूरत ही नहीं इलेक्ट्रॉन की। तो अब ये जो कॉपर का आयन था एक्वस, ये जाएगा, दोनों इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा और बना लेगा कॉपर सॉलिड। जैसे ही कॉपर सॉलिड फॉर्म में जाएगा, यहां से आयन खत्म होके यहां चिपक जाएगा। फिर ऐसे ही होगा, ये आयन सॉल्यूशन में जाएगा, इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हुए वहां पहुंचेंगे, ये यहाँ डिपॉजिट हो जाएगा। अब ये प्रोसेस चलता रहेगा यहाँ तक के उस वाले कंपार्टमेंट में जिंक की पूरी इलेक्ट्रोड डिसॉल्व हो जाएगी, क्योंकि जिंक के एटम डिसॉल्व हो रहे हैं ना, इलेक्ट्रॉन लूज कर रहे हैं। और यहाँ वाले में कॉपर के जितने भी आयन थे सोल्यूशन में, वो सब डिपॉजिट हो जाएंगे। जिंक वाला इलेक्ट्रोड पतला होना शुरू हो जाएगा, कॉपर वाला इलेक्ट्रोड फैलना शुरू हो जाएगा, क्योंकि कॉपर के एटम डिपॉजिट होते जा रहे हैं, डिपॉजिट होते जा रहे हैं। एक वक्त ऐसा आएगा कि सारे कॉपर इस पर डिपॉजिट हो जाएंगे और जिंक का पूरा इलेक्ट्रोड डिसॉल्व हो जाएगा। हम कहेंगे बैटरी डिस्चार्ज हो गई। अब बैटरी काम नहीं करेगी। बैटरी जो डिस्चार्ज होती है वो ये होता है। फिर हम क्या करते हैं, हम बैटरी को इलेक्ट्रिक सोर्स से कनेक्ट करते हैं। अब जब जैसे इलेक्ट्रिक सोर्स से कनेक्ट करते हैं, अब प्रोसेस उल्टा हो जाता है। कैसे उल्टा होगा, अब कॉपर वाला इलेक्ट्रॉन लूज करना, डिसॉल्व होना शुरू हो जाएगा और जिंक वाला वापस से डिपॉजिट होना शुरू हो जाएगा। और फिर हम कहेंगे बैटरी चार्ज हो, फिर चार्ज हो गई। जैसे चार्ज होगी फिर इलेक्ट्रिसिटी से डिस्कनेक्ट करेंगे, फिर दोबारा काम करेगी। तो जब हमने इलेक्ट्रिसिटी से डिस्कनेक्ट किया हुआ है तो बैटरी खुद ब खुद काम कर रही है। तो मैंने ये लिखा है स्पॉन्टेनियस रिएक्शन करती है, खुद ही करती है। कॉपर और जिंक खुद ब खुद काम कर रहे हैं। जो पावरफुल है वो इलेक्ट्रॉन ले रहा है, जो कम पावरफुल है वो लूज कर रहा है। फिर बाद में हम जो कर रहे हैं वो रिएक्शन कौन सा हुआ, नॉन स्पॉन्टेनियस है। वो जो हम अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करवा रहे हैं ना, वो नॉन स्पॉन्टेनियस है, वो खुद से नहीं हो सकता, क्योंकि जिंक पावरफुल नहीं है कि वो खुद से इलेक्ट्रॉन ले ले, हमारी मदद से वो लेगा, इलेक्ट्रिसिटी की मदद से। तो गैल्वेनिक सेल में 3 पॉइंट्स मैंने बताए थे। पहला पॉइंट, ये केमिकल को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करना है। तो देखें वो इलेक्ट्रिकल ऊपर पोटेंशियोमीटर लिखा हुआ है, वो ये बता रहे कितना वोल्टेज बनाएगा ये। हाँ, फिर मैंने कहा स्पॉन्टेनियस कर रहा है, खुद ही कर रहा है। फिर मैंने कहा था कि कैथोड इस पे क्या होगा, पॉजिटिव। अब बताएं कौन से सेल में ऑक्सीडेशन हो रही है दोनों में से, जिंक में ऑक्सीडेशन हो रही है, कॉपर में? जिंक वाले में ऑक्सीडेशन हो रही है, इसका मतलब ये कैथोड है। ठीक है, ये क्या है, जब ये इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा तो उस पर चार्ज कौन सा आ जाएगा, प्लस। इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया तो प्लस चार्ज आएगा। तो मैंने कहा था गैल्वेनिक सेल में जो कैथोड होता है वो पॉजिटिव होता है। अब आप देखें ये यहाँ पहुंचा, यहाँ पे क्या चीज पहुंची है, इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज है, और ये वाला इलेक्ट्रोड है कौन सा, एनोड। ये एनोड है। यहाँ पर क्योंकि हो रही है रिडक्शन, रिडक्शन किस पर होती है, एनोड पर। तो ये एनोड है, एनोड पे कौन सा चार्ज है, नेगेटिव। तो देखें वही बात हो गई, कैथोड पॉजिटिव, एनोड नेगेटिव। हाँ, स्पॉन्टेनियस काम करेगी खुद ही। डिस्चार्ज हो गई तो अब वो एक वो बैटरी थोड़ी, अब आपको उसको बैटरी बनाना है।
उसके लिए आप उसको इलेक्ट्रिक सोर्स से कनेक्ट करेंगे, दोबारा अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाएगी। समझे, ओरिजिनल पोजीशन 0 पॉइंट है, आप भागते हुए गए पूरे राउंड चक्कर लगा के आखिरी पॉइंट पे पहुंच गए। अब मैं कहूँ भाई दोबारा से इनिशियल पॉइंट पे जाएं, फिर भागना है आपको, तो अब भागने इनिशियल पॉइंट पे वापस जाने के लिए जो रिएक्शन कर रहे हैं वो नॉन स्पॉन्टेनियस है। ठीक है, तो इसमें मैंने आपको 3-4 चीजें बताई, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन और एनोड कैथोड। अच्छा, बीच में सॉल्ट ब्रिज था, इसका काम क्या था जो हमने बीच में रखा हुआ है? ये सॉल्ट ब्रिज का काम है कि दोनों तरफ के सेल के चार्ज को बैलेंस रखता है। कैसे बैलेंस रखता है? जब यहाँ से मुस्तकिल जिंक के आयन बढ़ना शुरू हुए तो यहाँ पे नेगेटिव के मुकाबले में कौन सा चार्ज बढ़ गया? पॉजिटिव। देखिए पॉजिटिव कितना है, 2 4 6 8 10, नेगेटिव कितना है 6। कौन सा चार्ज यहाँ पे बढ़ गया है? तो ये यहाँ अपने क्लोरीन को रिलीज कर देगा, लेकिन चार्ज बराबर हो गया। अब यहाँ जैसे ही कॉपर आयन डिपॉजिट होना शुरू हुआ, कौन सा चार्ज बढ़ गया? नेगेटिव बढ़ गया, ये पोटाशियम को रिलीज कर देगा, फिर बैलेंस हो गया। तो सॉल्ट बेस बेसिकली दोनों तरफ के चार्जेस को बैलेंस करता है, न्यूट्रल। जो यहाँ पे बीच में सॉल्ट ब्रिज लगा, इसका काम ये, इस तरह से काम करता है गैल्वेनिक सेल। अब हमें कैसे पता चलेगा कि कौन इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, कौन गेन करेगा? भाई मैंने तो बता दिया आपको कि जिंक लूज करेगा, यानी जिंक में ऑक्सीडेशन हो रही है, ये मैंने बताया आपको। अब मैं पूरा सेल रिएक्शन लिख के बताता हूँ कैसे लिखते हैं। हम बताएंगे कि जिंक पहले सॉलिड फॉर्म में था, सॉलिड, फिर जिंक किस में चला गया? एक्वस, एक्वस फॉर्म में चला गया। एक्वस के लिए लगा देंगे और इस पे चार्ज कितना आ गया? +2। अब ये किस फॉर्म में आ गया? एक्वस। ये दो निशानी है सेल की, हाफ सेल ये, हाफ सेल इधर। इधर क्या हुआ? पहले कॉपर किस फॉर्म में था? एक्वस। फिर कॉपर ने इलेक्ट्रॉन गेन कर लिए, किस फॉर्म में आ गया? सॉलिड। अब ये देखें कंप्लीट सेल रिएक्शन लिखा हुआ है, ये बता रहा है कि इस वाले सेल में हो रही है ऑक्सीडेशन। कैसे ऑक्सीडेशन हो रही है आप खुद देख लें। ऑक्सीडेशन कैसे हो रही है? जिंक सॉलिड से आयनिक फॉर्म में जा रहा है, एक्वस फॉर्म में। यहाँ क्या हो रही है? यहाँ आयनिक से उसमें जा रहा है, यहाँ हो रही है रिडक्शन। फिल ऑफ इलेक्ट्रॉन कहां से कहां पर हो रहा है? ये कंप्लीट सेल रिएक्शन लिखा हुआ है। सेल रिएक्शन में हम यही बताते हैं कहाँ ऑक्सीडेशन हो रही है, कहाँ रिडक्शन हो रही है। मैं सवाल कर रहा था कि हमें कैसे पता चलेगा कि जिंक ही ऑक्सीडाइज होगा, कॉपर रिड्यूस होगा। आओ, सर मोहसिन आ जाए ना तो मुझे बता दीजिए। देखें, ये पता चलाने के लिए हमारे पास होनी चाहिए इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। ये बुक में इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज दी हुई है, ये एलिमेंट्स को ऑर्डर के हिसाब से इसने अरेंज किया हुआ है। यहाँ टॉप पर दिया हुआ है लिथियम, देन पोटाशियम। जो मैंने लिखे हुए एलिमेंट उनमें से जिंक ऊपर है, कॉपर नीचे। तो जो भी एलिमेंट सीरीज में ऊपर होगा वो ऑक्सीडाइज होगा, जो नीचे होगा तो रिड्यूस होगा। ये सीरीज डिसाइड करेगी, ये बताएगी कि कौन ऑक्सीडाइज हो सकता है, कौन रिड्यूस हो सकता है। सही है, ये सीरीज बताएगी कि कौन ऑक्सीडाइज होगा, कौन रिड्यूस होगा। इसको मिटा दो। हाँ,
आप लोगों को शाम के टाइम में तो कोई मसला नहीं ना, भले कितना ही लेट हो जाए। तो फिर हम जो क्लास खत्म कर रहे हैं 7:45 पे, उसको 9 तक ले जाते हैं। स्टार्ट तो इसी टाइम पे होगा। बाद में तो टाइम आपका शॉर्ट हो जाएगा होती है। बोला अच्छा खासा टाइम है ये, बिला वजह आप जान निकल जाएगी इनकी जान। खाना अगर अवेलेबल हो तो खा लो भाई, किसने मना किया है। यहाँ से करीब में सैलानी है, वहाँ चले जाओ, खा के आ जाओ, बीच में ब्रेक दे देंगे। हाँ अभी आप बोल रहे टाइम आगे कर दें, अब आप बोले बढ़ा दें। एक एक चीज डिसाइड करें क्या करना है। इसलिए मैं कह रहा हूँ वेडनेसडे को बच्चे आ जाएं पहले, उसके बाद डिसाइड करते हैं कि टाइम में हम क्या चेंजेस कर सकते हैं। वेडनेसडे को सेम टाइम होगा जो पहले टाइम था। अभी बाहर निकल के कूट देगा आपको। ये गुस्सा देख रहे हैं उसका कैसा आ रहा है उसको। हाँ क्या कौन कौन 9 बजे पहुंच रहा है, कहाँ है घर आपका। इस्लामाबाद आधे घंटे का रास्ता है। सही है, आप राजी कर ले, मैं क्लास रख भी दूंगा। सब राजी हैं कुछ वाले।
बेटा आपके घर वाले भी परेशान हो जाएंगे अगर एडमिशन नहीं हुआ तो, बोले जितनी इन्वेस्टमेंट थी ज़ाया हो गई, इसलिए आप उनकी परेशानी से बचें आगे वाली। Ability of an electrode to lose or gain of electron in comparison cell, या the difference of potential created between metal electrodes and the solution of its salt। देख ले मैंने अभी बताया था कि जिस मेटल का इलेक्ट्रोड होगा उसी के सॉल्ट का सोल्यूशन लेंगे, इनके दरमियान जो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा, पोटेंशियल डिफरेंस मतलब कि ये जिंक इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा या गेन करेगा। जब कंपैरिजन सेल बनाएंगे तो ये इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा या गेन करेगा, वो डिसाइड करेगा इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालने के लिए हमने एक स्टैंडर्ड बनाया हुआ है। स्टैंडर्ड बताएं कौन है? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के इलेक्ट्रोड को स्टैंडर्ड बनाया हमने, और इसी वजह से इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की जो वैल्यूज है ना वो सब के सब होती हैं रिलेटिव। क्या होती हैं? रिलेटिव मतलब, हाँ, रिलेटिव मतलब किसी से कंपेयर करके निकाली गई। और मैंने आपको बताया कि उस कंपेयर करने के लिए स्टैंडर्ड किसको बनाया? हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रोड है ना वो स्टैंडर्ड है। जैसे सपोज करें इस सेल में हमने रखा है कॉपर या जिंक, ये जिंक का इलेक्ट्रोड है, सॉल्यूशन भी किसका होगा? इस सेल में हमने रखा हुआ है हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड, ये इलेक्ट्रोड किसका है? हाइड्रोजन का। हाइड्रोजन के इलेक्ट्रोड का नाम क्या है? SHE, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। SHE, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। इसमें हाइड्रोजन तो एक गैस है और इलेक्ट्रोड सॉलिड होता है, तो हमने हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड तैयार किया है, होता नहीं है। जैसे कॉपर तो सिंपल मेटल है, हमने डायरेक्ट कॉपर रख दिया। हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड कैसे तैयार करते हैं? हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड तैयार करने के लिए प्लाटिनियम का मेटल लेते हैं Pt, इसके ऊपर 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर के साथ हाइड्रोजन गैस को एब्जॉर्ब करवा देते हैं। जब आप 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर से हाइड्रोजन गैस को एब्जॉर्ब करवाएंगे तो अंदर तो मेटल प्लाटिनियम, उसकी सरफेस पे कौन सी गैस है? हाइड्रोजन। तो इसी हाइड्रोजन गैस की मौजूदगी की वजह से अब इस इलेक्ट्रोड का नाम क्या है? स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है। अच्छा, इन दोनों को कनेक्ट कर दिया उसी तरह पोटेंशियोमीटर से, और इनके बीच में लगा दिया सॉल्ट ब्रिज। सॉल्ट ब्रिज, KCl जेली। नहीं, ये देखें सिर्फ हमने कंपैरिजन सेल के अंदर हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड ऐड किया है, बाकी सब कुछ सेम है। यहाँ वही जिंक है, वहां हाइड्रोजन रख दिया। अब आप ऐसा भी कर सकते थे, जिंक के बजाय यहाँ ले लेते कॉपर, सोल्यूशन हो जाता 1 मोलर कॉपर सल्फेट। यहाँ पर उसी तरीके से क्या लेते हैं? हाइड्रोजन। क्योंकि जितने भी मेटल के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हमने निकाले उन सब में स्टैंडर्ड किसको बनाया हुआ है? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन स्टैंडर्ड है, बाकी सब कुछ सेम है, सिर्फ मेटल चेंज। अच्छा, इस सेल में तो मेटल के सॉल्ट का सॉल्यूशन रखा हुआ है, इस सेल में हाइड्रोजन के सॉल्यूशन रखेंगे। हाइड्रोजन का सॉल्यूशन कौन सा है? 1 मोलर सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड में कौन सा आयन है? हाइड्रोजन है। और कौन से आयन है? सल्फेट आयन। यहाँ पर सॉल्यूशन किसका रखेंगे? 1 मोलर सल्फ्यूरिक एसिड का, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन चाहिए आपको। हाइड्रोजन किसमें? सल्फ्यूरिक एसिड में। हाँ, अभी बताता हूँ।
उसका रीजन है। अब देखें हाइड्रोजन का जो बिहेवियर है ना पीरियोडिक टेबल में वो इंटरमीडिएट है। कुछ मेटल्स के मुकाबले में हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन को लूज कर देता है और वो मेटल गेन कर देते हैं इलेक्ट्रॉन को, और कुछ मेटल के मुकाबले में हाइड्रोजन को गेन करना पड़ता है, मेटल लूज करता है, यानी हाइड्रोजन इंटरमीडिएट है। तो इस वजह से हाइड्रोजन के यूनिक बिहेवियर की वजह से उसी को स्टैंडर्ड बना दिया। अब देखें जिंक का बिहेवियर हाइड्रोजन के साथ अलग है, कॉपर का बिहेवियर अलग है। कैसे? इस जब जिंक को हाइड्रोजन से कंपेयर करते हैं तो जिंक इलेक्ट्रॉन को लूज करता है और हाइड्रोजन गेन करता है। तो जिंक क्या करेगा? लूज। जिंक के अंदर कौन सा प्रोसेस होगा? ऑक्सीडेशन। देखें जिंक हो रहा है ऑक्सीडाइज। हाइड्रोजन क्या करेगा? गेन। हाइड्रोजन होगा रिड्यूस। जबकि इस सेल में उल्टा है, इस सेल में हाइड्रोजन होगा ऑक्सीडाइज और कॉपर होगा रिड्यूस। इसी बिहेवियर की मैं बात कर रहा था। यहां फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन किससे किस तरफ है? जिंक टू हाइड्रोजन। यहां किससे किसकी तरफ है? यहां पर ये ऑक्सीडाइज हो रहा है, हाइड्रोजन क्या हो रहा है? यहां पर हाइड्रोजन क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है? अच्छा, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हमने सपोज कर लिया है 0। हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हमने सपोज क्या कर लिया है? 0। तो इससे हमें क्या फायदा है? अब पोटेंशियोमीटर में जो भी रीडिंग आएगी उसमें से 0 को माइनस कर देंगे तो वो उस मेटल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आ जाएगा जिसको हाइड्रोजन से कंपेयर कर रहे हैं। क्योंकि मैंने कहा था ये रिलेटिव है, तो रिलेटिव में हमने इसको किसी से कंपेयर करना था, हमने हाइड्रोजन से कंपेयर कर दिया। और जो भी पोटेंशियोमीटर रीडिंग देगा वो उस मेटल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहलाएगा क्योंकि हाइड्रोजन का 0 है। तो हाइड्रोजन को स्टैंडर्ड बनाकर हमने उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल 0 सपोज कर लिया है। और जब हमने हाइड्रोजन को मुख्तलिफ एलिमेंट से कंपेयर किया तो उसका बिहेवियर मुख्तलिफ एलिमेंट के साथ अलग अलग था। कुछ के मुकाबले में हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन को लूज करना चाह रहा था और कुछ के मुकाबले में हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन को गेन करना चाह रहा था। तो इसी तरह से हमने ये जो मैंने आपको सीरीज दिखाई है ना, सीरीज, इसमें जितने भी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हैं इनमें देखें बीच में हाइड्रोजन है। कुछ एलिमेंट हाइड्रोजन से पहले हैं, कुछ एलिमेंट हाइड्रोजन के बाद हैं। इसका मतलब है हाइड्रोजन का बिहेवियर इंटरमीडिएट है। कुछ के साथ हाइड्रोजन ऑक्सीडाइज होने को प्रीफर करता है, कुछ के साथ हाइड्रोजन रिड्यूस होने को प्रीफर करता है। और ये सब हमें कहां से डिटेल मिलेगी? इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से। मिटा दो। है सर, मोहसिन तो आ जाए। सर मोहसिन ने कहा था कि वो आपको नमाज का ब्रेक बाद में देते हैं मेरे ख्याल से। हाँ, तो मैं उनसे कहूंगा पहले वो क्लास शुरू कर लें और फिर 6 बजे आपको ब्रेक दे दें। सही है, क्योंकि आप अभी अभी जाएंगे ब्रेक लेंगे, अभी वैसे बाहर कोई है नहीं, कैंटीन भी सब बंद है। फिर आप 6 बजे फिर बोलेंगे ब्रेक दे दें दोबारा, तो आपके आधा घंटा इसी में ज़ाया हो जाएगा। इससे बेहतर है एक ब्रेक ले लें आप। तो फिजिक्स की क्लास उन्होंने कहा मैं 2 घंटे बच्चों को क्लास लूंगा, तो बच्चे जो है वो 2 घंटे शायद बर्दाश्त ना कर सकें फिजिक्स, तो इसलिए वो बीच में गैप देते हैं, ब्रेक। ऐसे ही है, केमिस्ट्री तो 4 घंटे भी पढ़ा दो कोई फर्क नहीं पड़ता। कुरान हंस रहा है।
इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, हाँ बुक नहीं है, बुक में ही तो है। चलो अभी आपकी किस्मत अच्छी है। सर मोहसिन की क्लास पहले आधा घंटा आप ले लें, फिर ब्रेक ले लीजिएगा बीच में।